हेलो प्यारे मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के जो क्वेश्चन बैंक है उसका हम चर्चा करेंगे। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का, उस क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो आपके पास भी क्वेश्चन बैंक होगा, आप कृपया उसे खोलिए। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन बैंक का सवाल और मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसका दोनों का सवाल मैच नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि नंबर मैच नहीं करेगा। एक नंबर में ये तो वहाँ पर भी एक नंबर में होगा, नहीं है सवाल एक ही एक नंबर में तो दूसरा भी होगा, वहाँ पर भी होगा, लेकिन वो 2 नंबर में हो सकता है, 10 नंबर में हो सकता है, 5 नंबर में हो सकता है। तो इसीलिए हम सवाल पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक से, आप सवाल को खोजिए कहाँ पर है, उसको आप उस अनुसार से टिक कर लीजिए। हम समझाएंगे, आप उस अनुसार से समझ लीजिएगा। तो देखिए, तो 1 नंबर का सवाल कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर 2 मूल्य क्या होते हैं। तो इसे ऑप्शन दिया है कि इसका जो ऑप्शन होगा, तो जब क्या विवेचक पूछा है, यानी कहने का मतलब है कि उसका यानी कि b² - 4ac ये बड़ा है किससे, 0 से, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि b² - 4ac क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है उसमें, तब उसका जो मूल होता है ना, कि उसका जो शून्यक निकलता है वो वास्तविक होता है, लेकिन वो अलग अलग होता है, दोनों समान नहीं होता है। जैसे 2 यानी कि अल्फा का मान भी 2, बीटा का मान भी 2 नहीं आएगा। अल्फा का मान यदि 2 आया तो बीटा का मान 2 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन 2 नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है अल्फा और बीटा का मान समान नहीं होगा, यानी कि दोनों क्या होगा, भिन्न भिन्न रहेगा। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि ये था मेरा एक, आप खोज लीजिए आपके क्वेश्चन बैंक में कहाँ पर ये वास्तविक और भिन्न लिखा हुआ है। उसके बाद 2 नंबर ने पूछा है कि कह रहा है कि सेक यानी कि 9 sec² - 9 tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा का मान बड़ा ज्ञात करने के लिए। तो अब देखिए, यहाँ से भी और यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हुआ मेरा 9। अब देखिए इधर कितना बचा है, sec² थीटा, इधर कितना बचा है, tan² थीटा, ये हमको बचा हुआ। देखिए, तो हम जानते, इसको आप खूब रट्टे होंगे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर में 1। तो उसका मान हम यहाँ पर रख दिए, इधर 9 था, इधर 1, इधर यहाँ से, यानी कि जब दोनों आपस में गुना होगा कितना होगा, इसका आंसर होगा 9। आगे देखिए, तो अगला कर रहा है कि अगला आपका क्वेश्चन बैंक में ये है कि ये पूछा है कि अर्धगोले का, किसका पूछा है कि, यानी कि कहा गया है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से देखिए, आप इस फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह से पढ़े भी होंगे वहां पर। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का, वो 3πr²। क्या होता है वो, 3πr²। ये हो गया। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में कर रहा है 4 नंबर में, ये मेरे क्वेश्चन बैंक के अनुसार ये नंबरिंग है, आप अपने अनुसार से देख लीजिए कहाँ पर है। देखिए कि वृत्त की परिधि, इसमें कहा है कि यानी कि 44 मीटर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, इसको हम बनाए हैं कि वृत्त की परिधि हमको कितना दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर, ये हमको परिधि दिया हुआ है। अब बोलिए, वृत्त की परिधि बराबर हम क्या जानते हैं, 2πr बराबर में क्या हो जाएगा, परिधि। भाई दोनों परिधि है ना, इधर में ये भी परिधि है 44, ये भी हम परिधि का फॉर्मूला है लिखे, दोनों परिधि आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए 2πr बराबर क्या हो जाएगा, 44 मीटर। अब आगे देखिए इसमें क्या है कि हम यहाँ पर पाई का यानी कि 2 रखे हैं, पाई का मान कितना रखे हैं, 22/7, आर का मान हमको पूछा निकालने के लिए। तो अब देखिए आर के मान को हम यहीं पर रखे हैं, बोले 22 यानी कि 7 यहाँ पर नीचे में है, इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर में, गुना के रूप में। अब बोलिए ये दोनों ऊपर में है, ये दोनों कहाँ ऊपर में है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ चले जाएगा, नीचे में। जब ये ऊपर में 7 चले गया, नीचे में 2 गुना 22 चले आया, तो इस दोनों को काटे कितना होगा, 22 दूनी यानी कि 22 दूनी 44, 2 मरते में कटा। फिर देखिए तो 22 से 22 कटा, इधर कितना बचा हुआ है, 7 सिर्फ, यानी कि आर का मान कितना निकला है, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो कितना है मेरा, वृत्त की त्रिज्याएं कितना निकला है हमको, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, वृत्त की त्रिज्या कितना, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि √2, अब अगला सवाल देखिए क्या आ रहा है कि √2 क्या है,
परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है कि प्राकृतिक संख्या है, जो भी हो आप उसके अनुसार से देखिए। तो देखिए, तो हम लोग बचपने से सीखे हैं, खूब सीखे हैं उछल उछल करके कि √2 जो होता है वो क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या, इसीलिए हमको कहाँ टिक करना है, अपरिमेय संख्या। हम देखिए उसके बाद क्या पूछा, उसके बाद कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। सवाल करा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हम लोग बहुत सेवंते सी बात को सीखते आ चुके हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या पूछे, या दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या पूछे, अनंत। इसमें इस टाइप का जो भी सवाल होगा वो क्या होगा, पूरा। या दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, अनंत। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी, अनंत। यानी कि इस दोनों टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अनंत ही होता है। आगे देखिए अगला क्या है, आगे में कह रहा है कि कौन रेखिक समय यानी कि रेखिक बहुपद का व्यंजक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन रेखिक बहुपद का व्यंजक है। आपका ऑप्शन देख, आप अपना ऑप्शन मिलाइए। पहला नंबर में कह रहा है कि 2x + 5, क्या कहा है, 2x + 5। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद है कि 2 यानी कि सॉरी x² + 1/x + 3। देखिए उसके बाद कह रहा है कि x² + 3x + 4। उसके बाद कह रहा है कि 2x³ - 3x² + 5x + 7, ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक का, अभी हम एक का चर्चा नहीं करेंगे, दो में आइए कि जहाँ पर बटे में x है, 1/x है, जो बटे में x रहता है, चर रहता है, वो बहुपद नहीं होता। अब ये नहीं होगा। अब दूसरा का चलिए, तो उसके बाद वाला जो यानी कि x² + 3x + 4 जो है, इसमें बहुपद है, लेकिन ये रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद करने का मतलब जिस बहुपद का घात कितना हो, अधिकतम घात नहीं, अधिकतम घात 1 हो, उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, ये रैखिक बहुपद है नहीं, ये द्विघात बहुपद है। अगला देखिए उसके बाद वाला भी बहुपद है, यानी कि 3, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। उसके बाद वाला जो है बहुपद, वो भी अधिकतम घात इसमें 3 है, लेकिन वो रैखिक बहुपद नहीं है। तो रैखिक बहुपद कौन है मेरा, 1 के नंबर में जो दिया हुआ है 2x - 5। इसका जो चर है, इस चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। इस चर का अधिकतम घात कितना, 1, यानी कि इसलिए मेरा 2x - 5 इसका आंसर होगा। अब आगे चलिए, अगला नंबर में कह रहा है कि बिंदु, हमको दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र से हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जब हमको निर्देशांक दी हुई होती है तो वहां से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग दूरी फार्मूला क्या जानते हैं, तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं दूरी सूत्र से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आइए रूट में रहता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए यहाँ पर तो पूछ रहा है कि x2 का मान, मतलब 4 का मान रखे यहाँ पर। अब देखिए y2 की जगह पर अब पूछ रहा है कि x1 का मान, किसका मान, x1 का, तो मतलब 2 रखे यहाँ पर। तो ये हो गया x2 का मान, ये हो गया x1 का मान, उसका होल स्क्वायर कर दिए उधर। अब देखिए प्लस तो प्लस। अब पूछ रहा है कि y2 का मान, तो y2 यहाँ पर कौन है मेरा, 1 है, तो 1 रखे यहाँ पर। उसके बाद पूछ रहा है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछा है कि कह रहा है कि y1 का मान, तो y1 यहाँ पर कितना है मेरा, 3 है, तो इसका मान रख दिए 3। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, जब इस दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अंदर में घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद जब इस दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है ना ऊपर में, तो स्क्वायर दोनों पर लिखे हुए हैं। अब बोले इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 4। अब देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8। अब बोले 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 3 बार 2। अब बोलिए हमको रूट में से 2 में से एगो बाहर निकालते हैं, तो 2 में से एगो बाहर निकल गया, जो रूट में बचा है उसको रूट में लिख दिए, यानी कि 2√2 इकाई इसका क्या हो गया, बीच की दूरी, मतलब इकाई हो गया। अब हमको पूछा है 9 नंबर के सवाल में कि यह कहा है कि
किसी बिंदु की x अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? मान के चलिए सॉरी क्या y अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाता है? यानी कि जब ये x अक्ष है, यहाँ से किसी बिंदु से अब ये तो x अक्ष है, ये है, अब किसी बिंदु को नापना है तो y की तरफ ना जाएंगे, तो यहाँ पर उस बिंदु की जो दूरी हो किधर जाना है हम लोग को? x की तरफ। y पर है तो किधर जाएंगे? y पर है तो किधर जाएंगे? x की ओर। चलिए अब देखिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है 10 नंबर के सवाल में। इसमें कहता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिए, कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। दोनों जो समरूप त्रिभुज है उसके भुजा का अनुपात क्या है? उसके भुजा का अनुपात हमको दिया हुआ है 4:9। तो उसके बोला कि क्षेत्रफल, उसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आप इसको गांठ बांध लीजिए, क्या होता है यहाँ पर कुछ नहीं जानते हम। यहाँ पर ये होता है, क्या होता है? ये होता है कि त्रिभुज की जब समरूप त्रिभुज दिया रहे और उसके भुजा का अनुपात भी दिया रहे और पूछे उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, उसके भुजा का वर्ग कर देंगे। उसके भुजा क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो बोलिए हम समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात याद कर रहे हैं, तो बोलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वर्ग करेंगे तो 16, 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 81, यानी कि 16:81 उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। तो यहाँ तक था 10 का सवाल। अभी हम लोग, आप यहाँ तक बार इसको समझ लीजिए, जिसको जो लिखना है आप लिखिए, तो हम स्टार्ट हो चुके हैं, अब इसको पूरा कीजिए। हम फिर 10 से लेकर के आगे की हम लोग चलते हैं। लिखिए इसको। तो चलिए इसमें हम लोग अब चर्चा करेंगे कि 10 तक अभी तक हम लोग देखे हैं, फिर 11वें वाला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं कि 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 11वां क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटे cot स्क्वायर 54 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इस दोनों में यदि इस टाइप की क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इस टाइप में एक को बदल देना। किसी बदल देना है? सबसे पहले ऊपर वाले को बदलो या फिर नीचे वाले को, उससे कोई मतलब नहीं है। हम ऊपर वाले को बदलते, देखिए tan है उसको किसे बदलना है? कोट में बदलना है ना। तो देखिए tan को कोट में बदलिए या कोटे को tan में बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ऊपर वाले को बदले हैं, तो देखिए ऊपर वाले को बदले तो क्या है? तो ऊपर में यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिखेंगे। तो कोट स्क्वायर बोलिए 90 माइनस थीटा कितना दिया हुआ है? 36 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दिए। अब बोलिए जब इस दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर हो जाएगा, इस दोनों घटाएंगे तो 54 डिग्री। पहले से नीचे भी कितना था? 54 डिग्री। यानी जब इस दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा आंसर? 1। यानी कि इस दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1। आपको हम जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि जब भी बट्टे के रूप में रहता है, जब भी बट्टे के रूप में दिया है और उसके बाद इस दोनों का भी योगफल कितना हो? 90 हो, आपको आंख बंद करके एक ऑप्शन में टिक मार देना है। एक नंबर जो एक ऑप्शन होगा वहां पर एक नंबर, यानी कि एक जिसमें एक होगा उस ऑप्शन में टिक मार देना है। यानी कि जब बट्टे वाला रहता है और दोनों का योगफल कितना हो, यानी कि 36 और 54 का योगफल यदि 90 पूरता है यहाँ पर जो भी हो, तो यदि उसका योगफल कितना 90, तो उसका आंसर कितना होगा? 1। यानी कि इस तरह के सवाल के लिए 1। और इसी में जब बीच में माइनस रहे, बीच में क्या रहे? इधर भी कुछ रहे और इधर भी कुछ रहे, बीच में माइनस रहे, तो उसका आंसर कितना लिखना है? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब बट्टे में रहे तो 1, माइनस में रहे तो, घटों के रूप में रहे तो 0। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। था। अब अगला करा कि दिए गए आंकड़े, हमको कुछ एक आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े में हमको पूछा है, क्या कहा है कि उसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला ज्ञात करने के लिए? माध्य। अब देखिए दिए गए आंकड़े 1, 0, 5 का माध्य क्या होगा? तो देखिए हम लोग माध्य बराबर क्या जानते हैं? माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं? माध्य बराबर जानते हैं कि कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या, संख्याओं के योग बटे संख्या। अब देखिए यहाँ पर कुल संख्या, देखिए कुल संख्या यहाँ पर 3 गो है, टोटल संख्या पर क्या गो? 3 गो। तो ये 3 गो है, 1 है, 0 है, 5 है, उस सभी का योग करेंगे। 1 जोड़ 0 जोड़ 5, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ये कितना जोड़ेंगे सबको, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितना है? 3 है, तो 6/3। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी कि इसका माध्य कितना हो जाएगा मेरा? 2। ये तो हो गया मेरा बहुत सिंपल सा सवाल था। अब अगला हम चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है।
कह रहा है कि एक निश्चित या निर्धारित घटनाओं का प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता में दो ही होता है, एक निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। तो निश्चित की जब बात करेगा, निश्चित की बात करेगा, तो जब निश्चित घटना की बात करेगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। जब निश्चित घटना की बात होगा तो उसकी प्रायिकता 1। अनिश्चित घटना की बात करेगा तो उसका प्रायिकता 0। प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 1 तक। अनिश्चित के लिए 0, निश्चित के लिए 1, यानी कि निश्चित घटना का प्रायिकता कितना? 1। अब चलिए अगला में कह रहा है कि अगला नंबर में कह रहा है कि हे जो हमको कुछ एक दिया हुआ है संख्या, इसको पूछ रहा है कि इस परिमेय संख्या में इसको बदलिए। ये हमको दशमलव में संख्या दिया हुआ है, इसको बोला है परिमेय संख्या में बदलिए। तो देखिए जब संख्या खत्म हो जाए, दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाए, उसको साधारण सी बात है, वहाँ का दशमलव उड़ाइए, दशमलव को उड़ा दीजिए। जा गो अंक है उसके बाद 1 2 2 अंक दशमलव के बाद ना 2 अंक 1 पर देकर के उतार दीजिए, यानी कि 2 0 डाल दीजिए वहाँ पर, यानी कि 1 उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या को 0 2 को, तो 1 पर 2 को 0 दे दिए। अब देखिए यदि ये कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, आंसर गलती नहीं होगा। तब देखिए जब इसको यानी कि ऊपर में कितना हो गया मेरा, ऊपर में कितना, अब ऊपर में मेरा हुआ 134, अब नीचे में कितना हो गया मेरा 134, यहाँ पर कितना हो गया 50। जब इसको 2 मरतबे से काटेंगे तो ये 50 मरतबे में कटा, ये कितना मरतबे में कटा, ये यानी कि ये कटा है कितना मरतबे में, 67 मरतबे में, 67 मरतबे में ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर तो ऊपर में कितना 67, नीचे में कितना 50, यानी कि 67/50। ये मेरा इसी संख्या को यानी किसी दशमलव वाले संख्या को भिन्न के रूप में बदल दिए। अब देखिए ये हो गया मेरा अगला आंसर था। अब देखिए हम उससे भी अगला आंसर में जाते हैं, देखिए क्या कह पाता है, यानी कि हो पाता है। कह रहा है कि यदि क्या बोल रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय के मिलने से होती है। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के मिलने से बनती है। देखिए वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती है। तो हम लोग परिमेय संख्या का उदाहरण क्या समझाते हैं, जितना भी प्राकृतिक संख्या है, जितना भी संख्या रेखा पर है, वो सारा का 0 -1 -2 2 5 1/2 3/2, ये सब सारा का सारा मेरा क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन √3 √5 2 और √2 ये सब संख्या मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और सभी मेरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये मेरा परिमेय संख्या है क्या? रूट वाला मेरा परिमेय संख्या है? नहीं। लेकिन वास्तविक संख्या क्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों का रूप है। लेकिन ये रूट वाला ये परिमेय संख्या नहीं होता है। समझ गए ना बात को? तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय आ सकता है, लेकिन परिमेय संख्या में वास्तविक संख्या नहीं आ सकता है। समझ गए ना? इस तरह से यानी कि हम इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं, परिमेय संख्या जो होता है वो सभी वास्तविक संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें इसका आंसर क्या होता, नहीं था। अब देखिए आगे क्या है। अगला आंसर ये है कि कह रहा है कि -3x² + 4x + 5 = 0। तो कह रहा है कि इस जो मेरा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण में हमको क्या ज्ञात करना है, इस द्विघात समीकरण में हमको उसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमको, उसके शून्यकों का योगफल। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर a निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे और c निकाल लेंगे। a b c निकाल लिए ना। अब देखिए a का मान कितना दिया हुआ हमको, a का मान हमको दिया हुआ -3, b का मान कितना दिया हुआ है 4, उसके बाद c का मान कितना दिया हुआ हमको 5। अब बोलिए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो बोलिए तो बी का वैल्यू कितना निकला हमको 4 निकला हुआ है। उसके बाद a का वैल्यू कितना निकला हुआ है यहाँ पर हमको -3। अब बोलिए माइनस तो फॉर्मूला से -b का वैल्यू कितना 4, तो -4 ये हो गया। ये -b यानी कि फॉर्मूला से -b का वैल्यू यहाँ पर 4 लिखे हैं। देखिए a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, a का वैल्यू -3 है, -3 लिखिए। माइनस से माइनस कैंसिल, इधर कितना हुआ 4/3
3, ये कितना यानी कि उसके शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान था। समझ गए ना। इसी में यदि पूछता अल्फा इंटू उनके शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग क्या लिखते सी बटा ए, तो सी का मान यहाँ से लिखते, फिर बी का मान यहाँ पर लिखते, सॉरी सी का मान लिखते, फिर ए का मान लिखते, उससे जो निकलता वो यहाँ पर लिखते, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। जो पूछता तो बनाते, फिर यदि आप लोग जानते हैं तो बना लीजिए इसको। आगे देखिए, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, कह रहा है क्या पूछ रहा है हमको, पूछा है इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या कहा अगला सवाल जो है आप खोज लीजिए। कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा, यही पूछा है ना। सेक स्क्वायर ए दिया यहाँ पर, ए कितना है मेरा पर ए दिया हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो वो पूछा है। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर ए। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग सीखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 1 सीखे। बोलिए इसी एक को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज देंगे, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1। बोले इसी tan को उधर भेज देंगे, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यही हमसे पूछा है, ये हमको दिया हुआ, ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमको क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 बराबर में हो गया tan स्क्वायर थीटा। आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। अगला सवाल है कि पूछा है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये तो हमसे नहीं बनेगा, आप लोग जानते हैं इसका मान क्या होता है। यदि जानते हैं तो आप इसको लिखिए, कमेंट बॉक्स में भी इस मान को लिखिए। साइन 30 डिग्री का मान ये हमको पता नहीं है, ये हम भी अभी तक सर्च में, हम भी अभी इसको खोजिए रहे, ये कहाँ से पूछा है हमको मालूम नहीं। होगा तो आप अपने बुक में देखिए, कहीं पर होगा, हमको मालूम नहीं है। तो चलिए आप इसको लिख लीजिएगा साइन 30 का मान। उसके बाद पूछा है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप बूढ़े हो जाइएगा खींचते खींचते, आपका एग्जाम ही पास हो जाएगा, पार हो जाइएगा, लेकिन तब पर भी आप समाप्त नहीं होगा। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। मान के चलिए ये मेरा एक वृत्त है कि नहीं, ये मेरा एक पूरा वृत्त नहीं बना अच्छा से, आप समझ लीजिए एक वृत्त ही है, ये एक वृत्त है। यहाँ से हम क्या किए, इस पर बोले स्पर्श रेखा खींचने के लिए, हम यहाँ से खींचना शुरू किए। ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक क्या है स्पर्श रेखा है, ये भी एक क्या है स्पर्श रेखा, 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 स्पर्श रेखा, यानी कि ये सारा का सारा मेरा क्या है एक स्पर्श रेखा। देखिए इसके बीच में बहुत सारा जगह गैप बचता है, तो उसमें भी स्पर्श रेखा खींच जा सकती है, यानी कि अनंत स्पर्श रेखा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच जा सकती है, अनंत। अब ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव विश्लेषण का, ये था वीडियो पहला। आप ये 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन हमने करा दिया है। आप इसको यदि आप देखना चाहते हैं और भी पार्ट, तो हम आपको अगला पार्ट में कराएंगे। ये 1 का खत्म हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का। फिर अब हम लोग 2 नंबर पर जाएंगे, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था 2013 में। अब हम लोग 2013 का जो 2 नंबर होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।